बंगाल के एक ऐसे छोटे से शहर में हो रहा था जादू टोना। मैंने वहाँ कुछ देखा था, वो सब आत्माएं थीं। कोलकाता में दिखती हैं अजीबोगरीब ताकतें। अगर आप मंत्र का प्रयोग ठीक से करो, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। आप किसी परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, किसी पूरे शहर को श्रापित कर सकते हैं। ऐसी बीमारियां जो समझ में नहीं आती। इस सब के पीछे जरूर कुछ तो अजीब है। खतरनाक तंत्र जो हो सकते हैं जानलेवा। आप चाहें तो किसी इंसान को जान से भी मरवा सकते हैं। क्या वाकई जादू टोने जैसी कोई चीज है? और क्या इसका इस्तेमाल किसी को मारने या बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है? डार्क मिस्ट्रीज, अनजान कहानियां, सॉर्सरी एंड कर्सेस। पुरुलिया बंगाल की पश्चिम सरहद पर मौजूद भारत के आम शहरों जैसा ही एक कस्बा। ऊपर से शांत दिखने वाले शहर से धोखा ना खाइए, यहाँ कई चीजें परेशान करने वाली है। ये काम दोपहर थी और स्कूल टीचर शिखा सान्याल काम के बाद अपने घर लौट रही थी और अचानक ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। मैं एकदम ठीक ठाक थी और स्कूल के बाद अपने घर लौट रही थी। मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज अचानक मुझे सिर में दर्द महसूस होने लगा। वो किसी तरह घर तो लौट आई, पर उनका सर चकराता रहा। फिर मुझे बेचैनी सी होने लगा जैसे मैं अपने आसपास की दुनिया से कट गई हूँ। मुझे अपने परिवार, अपने घर, अपने दोस्तों सबसे चिढ़ होने लगी। ना ही मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा था और ना ही कुछ खाने की इच्छा हो रही थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसके बाद मुझे तेज बुखार हो गया। अपने सर पर जैसे भारी सा बोझ महसूस होने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, पर उनकी हालत ज्यों की त्यों बनी रही। लग रहा था जैसे मेरे और दुनिया के बीच कोई पर्दा आ गया हो। मेरा जैसे हर किसी से नाता टूटने लगा हो। जब परिवार को चिंता होने लगी तो उन्होंने एक डॉक्टर से सलाह ली। दवाइयां लेने के बाद भी मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था। तब मुझे लगने लगा कि ये कोई आम बुखार नहीं है, कुछ अजीब है, पर वजह समझ नहीं आ रही थी। तो वजह क्या हो सकती थी? कोई गंभीर बीमारी या कोई और रहस्यमयी वजह? शायद सिर्फ एक आदमी के पास इस सवाल का जवाब था, जो थे शनिदेव के मंदिर के एक पुजारी। मान्यता है कि शनिदेव कर्म, दंड और न्याय के देवता हैं। पूर्णेंदु बंदोपाध्याय रहस्यमयी अभ्यासों के उस्ताद बताए जाते हैं। ये अभ्यास काले जादू के असर को खत्म कर सकते हैं। तंत्र का ज्ञान एकदम अलग चीज है। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी त्याग करना पड़ता है और ये हुनर कुछ खास मंत्रों के जरिए ही हासिल होता है। और इन तांत्रिक शक्तियों के बारे में तारा मल्होत्रा ने 1 दशक से भी ज्यादा से अध्ययन किया है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तंत्र को सीखने के लिए काफी अनुशासन चाहिए, क्योंकि इसके लिए काफी यौगिक आसनों, यौगिक प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और चैंटिंग्स की जरूरत पड़ती है। तो कोई इंसान इन्हें तभी सीख सकता है अगर वो पूरी डेडिकेशन के साथ ये काम करे। इसमें टाइम भी काफी लगता है, क्योंकि ये कोई आसान प्रैक्टिस नहीं है। मदद के लिए बेताब शिखा पूर्णेंदु के पास पहुंची। हम जब कभी बीमार होते हैं तो उन्हीं के पास जाते हैं। वो बैठने के लिए कहते हैं तो हम पालथी मारकर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो अपना ध्यान शुरू कर देते हैं। शिखा सान्याल मेरे पास आई थी। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि वो बहुत बीमार हैं। और उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। कितने दिनों से बीमार हो? 2-3 दिनों से। दवाई ली? हाँ ली। कोई फायदा हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ।
पूर्णेंदु ने शिखा की हालत को समझने की कोशिश की तो उन्हें एक सुराग मिला। उनकी टांग पर उन्हें एक निशान नजर आया। मेरे पैर पर एक गहरे रंग का गोल धब्बा नजर आने लगा। तो जैसे जैसे मंत्रोच्चारण तेज होता गया, धब्बे का रंग भी गहराता गया। रोग का इलाज ढूंढने से पहले उन्होंने इस श्राप के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। मैंने उन्हें बताया कि उनके पड़ोस में कोई औरत है जो ये जादू टोना वगैरह जानती है, उसमें करने की महारत है और उसने ही ये काम किया है। काला जादू वाकई होता है और इसका इस्तेमाल किसी इंसान को डार्क एनर्जीज का शिकार बनाने, किसी रिश्ते या हालात को खराब करने, सेहत पर बुरा असर डालने, पैसों का नुकसान करने या किसी मुसीबत में डालने के लिए किया जाता है। पूर्णेंदु शिखा पर हावी श्राप की ताकत को समझ गए। उन्हें लगा कि जल्द ही कुछ तो करना होगा। श्राप के असर से वो पागल हो सकती थी। ऐसे में दिमाग काम करना बंद कर देता है, या शायद वो बिस्तर तक ही सिमट जाती और कोई डॉक्टर उनका इलाज ना कर पाता। दिन ब दिन वो कमजोर होती जाती और फिर एक दिन वो मर जाती। तो पूर्णेंदु ने अपनी सारी ताकत इस श्राप का असर खत्म करने में लगा दी। वो फूंक मारते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक मंत्र पढ़ते हैं और ये मंत्र गुप्त होता है। वो मंत्र पढ़ते हैं और अपना अभ्यास करते हैं और फिर जैसे दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। मैंने अपना काम कर दिया। मैंने झाड़ फूक कर दिया और उन्हें बता दिया कि अब वो बेहतर महसूस करेंगे और उनका इलाज भी हो गया। जैसे ही उनके पैर पर से निशान हल्का हुआ, उनके दिमाग से बोझ उतरने लगा। जब मरीज के शरीर पर से दाग हटता है तो वो मेरे शरीर पर दिखने लगता है। तब मुझे तकलीफ उठानी पड़ती है और उसका इलाज करना होता है ताकि उसके किसी भी तरह के असर से मुझे कोई नुकसान न पहुंचे। हम जब काला जादू करते हैं तो इस बात का काफी डर होता है कि ये ताकतें हमें अपना शिकार बना सकती हैं। तो अपने बचाव के तरीके भी सीखना जरूरी है और इन्हें सीखा जाता है बहुत से मंत्रों, जप और आवाहनों के जरिए। पुरुलिया में काला जादू काफी परिवारों पर असर डाल रहा है और सफर के दौरान भी शायद परिवारों का ये पीछा नहीं छोड़ता। हम ऊटी गए थे। टूरिस्ट सीजन होने की वजह से हमें होटल नहीं मिला तो हमें शहर के बाहर ही रहना पड़ा। उस रात नमिता और उनकी बेटी झिनुक गहरी नींद में सोई हुई थी। मुझे सपने आने लगे। मैंने देखा एक आदमी, उसका साया, वो साया दरवाजे पर दिख रहा था। झिनुक बेहद सहमी हुई सी ये सब सपने में देख रही थी। कुछ देर बाद ये साया मेरे करीब आ गया, बहुत करीब, और जैसे वो मुझ पर वो सवार हो गया। मुझे यूं लगने लगा जैसे मुझ पर कोई बैठा हो, मुझ पर दबाव डाल रहा हो, मेरा गला घोट रहा हो। इस हालत में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, माँ को जगा भी नहीं पा रही थी। जब मेरी बेचैनी बढ़ गई तो मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने अपनी माँ को अपने पास सोई देखा तो समझ आया कि ये तो सपना था, लेकिन सब कुछ बहुत असली था। दबाव और दर्द, मैं तो पसीना पसीना हो गई थी। अगली रात सपने ने उनकी माँ को परेशान करना शुरू किया। रात को जब मैं सो गई तो मुझे महसूस हुआ कि एक परछाई मेरे कमरे में घूम रही थी। वो परछाई काफी गहरी थी, किसी इंसान की लग रही थी और वो मेरे बिस्तर के आसपास पता नहीं क्यों लगातार घूम रही थी। दोनों ने ही अपना ये अनुभव एक दूसरे को नहीं बताया। ये घर लौट गईं, पर इन्हें पता नहीं था कि इनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। इस हादसे के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी। चैन नहीं मिलता था। मैं सोने से डरने लगी क्योंकि मैं कैसे भी कहीं भी सोती मुझे सपने में कुछ न कुछ दिखता ही था। झिनुक डरी हुई थी और अकेली भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी ये हालत देखकर मैं डर गई थी, मगर मेरी बेटी झिनुक बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है और मैं एकदम डरपोक। वो बहुत साहसी है और जब वो डर गई तो मुझे टेंशन होने लगी कि आखिर हमारे साथ ये सब हो क्या रहा है। और फिर झिनुक की माँ को ये समझ आ गया कि उन्हें मदद की जरूरत है। वो अपने परिवार के एक परिचित कौस्तुभ के पास पहुंची, जो तंत्र की पढ़ाई कर रहे थे और बंगाल की राजधानी कोलकाता में उनके एक गुरु थे।
तंत्र के प्रैक्टिशनर के तौर पर मैं ग्रंथों के अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश करता हूं। अरुणांशु मित्रा एक बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर है। अरुणांशु जी जैसे तांत्रिक असल में एनर्जी को हासिल करते हैं और फिर प्राचीन ग्रंथों में दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ये विद्या में इतनी शक्ति है कि आप अगर ठीक लोगों के पास गए और ठीक से वो आपका काम किया तो आपका पर्पस जरूर सेटिस्फाइड होगा। अरुणांशु कई मुश्किल केसेस पर काम कर चुके हैं, जैसे कि एक पेचीदा रिश्ते में फंसी एक युवती के मामले में। एक लड़की जिसके परिवार मेरे जानकार हैं, बहुत ही अच्छी लड़की, स्कॉलर लड़की थी, तो उसके साथ एक गैंगस्टर का संबंध हो गया। जो लड़की कभी पढ़ने में बहुत तेज थी, उसका ध्यान पढ़ाई से एकदम हट गया। लड़की उसके पीछे इतनी पागल थी कि मम्मी पापा कोई भी उसको मतलब समझा नहीं सके। बेचारी कुछ नहीं सुनी। ऐसा उसका 2 साल भी बर्बाद हुआ पढ़ाई में। परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अरुणांशु विदेशणा नाम की एक तांत्रिक शक्ति जानते थे जो रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। एक आदमी और एक औरत के बीच बहुत ज्यादा अच्छा संबंध है। मान लीजिए जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं, इन दोनों के बीच दरार पैदा कर दो तो ये दरार पैदा करना ही विद्वेषण है। अरुणांशु ने तंत्र की ताकत का इस्तेमाल करने का अध्ययन किया है। तंत्र के अंदर प्राण है मंत्र, मंत्र के अंदर एटम बॉम्ब का पावर है। अगर आप मंत्र का प्रयोग ठीक से करो, ढंग से करो, तो यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें बिलीव करना है। इन्होंने शक्तिशाली अनुष्ठान करने शुरू कर दिए, लेकिन लड़की और उसके बदमाश प्रेमी के बीच का रिश्ता काफी मजबूत था। कोई नहीं जानता था कि इसे तोड़ा जा सकता है कि नहीं। पूरा क्रिया परफॉर्म किया। Within 21 days, they got separated. आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसके नतीजे तुरंत नजर आए? क्या ये जादू है? हम हर एक पल एनर्जी के समुद्र में डूबे रहते हैं। बस हमें समझ नहीं आता कि इसे कैसे इस्तेमाल करें। ये ग्रंथ, ये गुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे इस ब्रह्मांड की एनर्जीज को इस्तेमाल किया जाए। इसमें कभी भी मैं अपना कोई पावर क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम जस्ट अ परफॉर्मर, नथिंग बियॉन्ड दैट। क्या अरुणांशु अपनी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल झिनुक की मदद के लिए कर पाएंगे? इधर पुरुलिया में परेशान करने वाली घटनाएं शहर में लगातार जारी थीं। रात हो चुकी थी। शिखा सान्याल के घर के आसपास के ज्यादातर लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन तभी वहां की खामोशी टूट गई। अचानक पड़ोस के घर में कुछ हुआ। रात के 11 बजे का समय था। एक औरत अपने घर से निकलकर भागने लगी। वो बड़े अजीब ढंग से हंस रही थी और अजीब ढंग से चिल्ला भी रही थी। परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए। जब मैं उसे देखने गई तो वो खुद को कंबल से ढककर बैठी हुई थी। इस महिला का बर्ताव सबको हैरत में डालता रहा, लेकिन शिखा उसके लक्षणों को पहचान गई। जब किसी पर नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है तो भी उसके साथ ऐसा होता है। वो रोशनी का सामना नहीं कर पाता। रोशनी से उसकी आंखों को तकलीफ होती है। उसे अंधेरा अच्छा लगता है। शिखा खुद भी ऐसा अनुभव कर चुकी थी। हॉस्पिटल में ऐसे ही दूसरे मरीज और उनके परिवार भी थे। उन्होंने हमें बताया कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, एकदम अलग रोग है। तब उन्होंने हमसे पूछा कि किसी को जानते हो जो झाड़ फूक करता हो, उसकी मदद लो। झाड़ फूक का मतलब है आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना। इसका एक तरीका है, बांग्ला में इसे झाड़ फूक कहते हैं। ये महिला अस्पताल में भर्ती थी और उसके परिवार ने किसी ऐसे शख्स को ढूंढना शुरू किया जो मदद कर सके। शिखा को पुरेंदु के जरिए राहत मिली थी, तो जाहिर है वही ये काम करते। लेकिन क्या पुरेंदु इस काम के लिए तैयार थे? उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु से एक कठिन शिक्षा ली है।
जिन्होंने मुझे ये कला सिखाई थी उनका नाम था सुभाष भट्टाचार्य। वो मुझे कई जगह ले जाते थे, देर रात अलग अलग शमशान घाट और भी कई जगह पर आते जाते थे। ऐसा अक्सर सुबह 4 से 4:30 के बीच होता था, यानी लोगों के जागने से पहले। ऐसी सुनसान जगहों पर मैंने उनसे ये तंत्र की कला सीखी थी। इस काम को एक राज रखा जाता है क्योंकि हर कोई इस बारे में जानता नहीं है। लोग ना इसके बारे में जानते हैं और ना समझते हैं। ये एक गुप्त कला है। पुरेंदु की क्रियाओं ने जिंदा लोगों और रूहों की दुनिया के बीच की सीमा को खत्म कर दिया है। एक रात उन्होंने मुझसे बरगद के पुराने और बड़े पेड़ के नीचे जाकर कुछ देखने को कहा। बिजली गिरने से वहां एक लड़के की मौत हुई थी, तो वो मुझे उसकी रूह दिखाना चाहते थे। मैंने वहां पर कुछ अजीबोगरीब देखा। मुझे वहां रूहें नजर आई। ये बरसों की अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपने अभ्यास में करते हैं। इन्हें यकीन है कि इनकी शक्तियाँ शिखा के पड़ोस में रहने वाली महिला की मदद कर पाएंगी। इस तरह के बहुत से लोग मंदिर में आते जाते हैं। वो जम्हाई लेते हैं, पागलों जैसा बर्ताव करते हैं या मंदिर में घुसने से इनकार करते हैं। मुझे देखकर वो बुरी तरह चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगा ये। इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं और जब मुझे किसी पर प्रेत आने का अंदाजा हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि हाँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये मामला कितना मुश्किल होने वाला है। इसी शहर के दूसरे हिस्से में एक और परिवार भी ऐसी मुश्किलों से जूझ रहा था। झिनुक को वो छाया लगातार आतंकित करती रहती थी, जिसे उसने देखा था और जिस वजह से उसे नींद नहीं आती थी। इस बार अरुणांशु झिनुक से मिले बिना ही उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हम सिंपल एक नवचंडी प्रयोग किए थे, वो भी दुर्गा सप्तशती का ही प्रयोग है। लेकिन ये कितना असरदार होगा? तंत्र हमें एनर्जीज को चैनलाइज करना सिखाता है। ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ एनर्जी होती है। अगर आपको इसका उपयोग करना पता हो, इसे कंट्रोल करना आता हो, इसका सम्मान कैसे करना है ये पता हो, तभी ये शक्ति आपको मिलेगी। इस बार झिनुक का अकेलापन और खौफ जारी रहा। माँ और पापा को पता था कि मुझे डर लगता रहता है और ये हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उन्हें लगता था कि ये डर भी घटेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इधर कोलकाता में इससे पहले की हालात बदतर होते, अरुणांशु को झटपट कुछ करना था। अगर आप किसी इंसान को श्राप देते हैं तो ये बढ़ता जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये श्राप ऐसे इंसान के अंदर अपनी उत्पत्ति को बनाना शुरू कर देता है, अपनी पहचान को बनाना शुरू कर देता है, और अब ये उस इंसान से उसकी एनर्जी छीनकर उसे और कमजोर बनाता जाता है। आखिरकार अरुणांशु ने अपना अनुष्ठान पूरा किया। छोटी छोटी चीजें जो मुझे पसंद थी तब वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन 2-3 दिन के बाद हालत सुधरने लगी और मेरी पॉजिटिविटी भी वापस आने लगी। हल्कापन महसूस होने लगा, जैसे सिर से कोई बोझ उठ गया हो। कई सालों के बाद भी झिनुक पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ तो मैंने ये सोचा कि शायद मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन जो हुआ था उसे समझ नहीं पाई। तो हो सकता है उस जगह के साथ कोई दिक्कत हो, कोई आत्मा वहाँ रहती हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अरुणांशु जी ने जो किया और जैसे जैसे मैं ठीक हुई, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। कौस्तव जानते हैं कि अरुणांशु जिन शक्तियों की मदद लेते हैं उन्हें कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इन शक्तियों को संभाल सकें तो इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी और उन्हें ठीक करने के लिए भी। उन्होंने खुद इस शक्ति को तब महसूस किया जब अरुणांशु को विरासत से जुड़े एक मामले को ठीक करने के लिए बुलाया गया। 2 भाई थे, तो बड़े भाई का मकसद था सारा प्रॉपर्टी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है सब हड़प लेना। तो उन्होंने ऐसा ही किया।
छोटे भाई किसी के जरिए मेरे पास आए, वो सब कुछ मेरे को खोल के बताए और हम एक प्रयोग किए। वो दुर्गा सप्तशती का एक तांत्रिक प्रयोग है। अरुणांशु ने इस मामले को अपने हाथ में इस उम्मीद में लिया कि वो शायद छोटे भाई को न्याय दिला पाए। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। इसके तहत उन्हें एक खास मंत्र को 100 बार उच्चार करना है और इस प्रक्रिया में 50 दिन लगते हैं। मैंने काम स्टार्ट किया। 26 या 27 दिन बीतने के बाद, मतलब 50% ऑफ द पार्ट कंप्लीट होने के बाद, एक दिन अचानक छोटे भाई का फोन आया, भैया आपने ये क्या कर दिया? बोला हमने तो क्या कर दिया? अचानक भैया और भाभी सब बाहर गए थे। कार एक्सीडेंट में भैया चल बसे। ना तो अरुणांशु ने और ना ही छोटे भाई ने ऐसे नतीजे की उम्मीद की थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, शौक भी लगा कि ये क्या हो गया। लेकिन देखिए, हम किसी को मारण करने के लिए या किसी का डेथ एक्सेलरेट करने के लिए हम ये नहीं किए थे, हम उसके जस्टिस के लिए किए थे। अब ऊपर वाले का क्या इच्छा है तो वो वही जाने। क्या ये मुमकिन है कि काला जादू करने वाले लोग अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम जादू टोने या तांत्रिक प्रैक्टिसेस के जरिए एक खास किस्म की एनर्जी का इस्तेमाल करके या तो किसी इंसान को रोकते हैं या अपना काम करा लेते हैं। तो ऐसा करने के दौरान अनजाने में ही सामने वाले इंसान के करियर या सेहत को नुकसान हो जाता है, उसके रास्ते में बाधा आ जाती है और उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इधर पुरुलिया में पुरेंदु अस्पताल में भर्ती एक महिला की मदद करने की उम्मीद कर रहे थे। मैं जब हॉस्पिटल गया तो मैंने उसे चिल्लाते हुए, फिजूल की बातें करते, हंसते रोते देखा। मैं समझ गया कि किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने श्राप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कोई शक्तिशाली ताकत उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। वहाँ आसपास बुरे लोग मौजूद थे। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे मेरा काम करने से रोक रहा है। पुरेंदु को एहसास हुआ कि परिवार के ही किसी सदस्य ने उस महिला को श्राप दिया था। उसके अपने परिवार के लोग ही बुरे हैं और वो इस काम को जानते हैं। उनमें यह काम करने की काबिलियत है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुरेंदु ने उस महिला को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स का पता लगा लिया। 3 महिलाएं थी जो रात के गहरे अंधेरे में वहां पर तंत्र मंत्र करती थी, वो भी ऐसी सुनसान जगहों पर जहां लोग जाने से डरते हैं। अपना अभ्यास करने के लिए वो आग के चारों तरफ नाचती थी। उस वक्त उनका रूप रंग बदल जाता था और अगर तब कोई उन्हें मिल जाता था तो वो उसे मार देती थी। मैंने ये सब साफ साफ देखा कि कैसे वो तंत्र मंत्र का अभ्यास करती थी और लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचाती थी। मैंने उसका अनुभव किया। वो आज भी मेरे पड़ोस में रहती हैं। पुरेंदु ने इनमें से एक महिला को चुनौती देने का फैसला किया। मैंने उस सुनसान जगह पर उससे कहा कि तुम जो करना चाहती हो करो, जिस हद तक जा सकती हो जाओ, जितनी क्षमता है उतना करो। मेरी जान लेना चाहती हो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती हो तो मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। खुशकिस्मती से उस मुठभेड़ के बाद उस महिला ने अपनी हरकतें करना बंद कर दी। पुरेंदु ने उपचार की अपनी प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी। मैं उसके बिस्तर के नजदीक 1 या 2 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ। तब मैंने उसकी झाड़ फूंक की और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत से घर, बहुत सी जिंदगियां काले जादू के संपर्क में आती हैं। कुछ को नुकसान होता है तो कुछ ठीक भी हो जाती है। शायद जादू को कायम रखती है हमारी आस्था और हमारे ग्रंथ। पर क्या ये वाकई होता है और क्या हम सभी इस रहस्यमय शक्ति का पता लगा सकते हैं? शायद ऐसे सवालों के जवाब इस दुनिया की मामूली समझ से आगे अनिश्चितता की चादर में लिपटे हैं।